नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए हम लोग बीपीएससी 3.0 के तहत दोस्तों हम लोग आज ज्योग्राफी को करने जा रहे हैं दोस्तों। विश्व ज्योग्राफी है दोस्तों। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पर भी वीडियो बनाया जाएगा। आप भाई बहनों से ये गुजारिश होगा कि आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा दोस्तों, जो कि जिससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहेगा दोस्तों। चलिए, प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? हिकेटियस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हिकेटियस को प्राचीन भूगोल का जनक कहते हैं। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरोस्thenes को। व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरोस्thenes को दोस्तों। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन दोस्तों? विश्व के मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? तो अनेक्जीमेंडर है। कौन है दोस्तों? अनेक्जीमेंडर है। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है दोस्तों? मार्टिन बेहम दोस्तों। कौन है? मार्टिन बेहम है विश्व ग्लोब के निर्माता है दोस्तों। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बेहम है दोस्तों। फिर देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है दोस्तों। कौन है? भूपट्टी, पहला है भूपट्टी, फिर दूसरा मेंटल, फिर क्रोड दोस्तों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है। भूपट्टी, मेंटल और क्रोड दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? भूपट्टी कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपट्टी क्रस्ट कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भूपट्टी बना है दोस्तों बेसाल चट्टानों से। भूपट्टी किससे बना है? बेसाल चट्टानों। भूपट्टी जो बना है किससे? बेसाल चट्टानों से दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भूपट्टी क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका है। तो भूपट्टी क्रस्ट का निर्माण सिलिका, फिर एल्युमिनियम से दोस्तों। फिर आपका अंत में इसे सियाल, अतः इसे सियाल पृथ्वी कहते हैं दोस्तों। भूपट्टी क्रस्ट का निर्माण हुआ है सिलिका एवं एल्युमिनियम से दोस्तों। सिलिका और एल्युमिनियम से अतः इसे सियाल पृथ्वी कहते हैं दोस्तों। मेंटल का निर्माण जो है दोस्तों, मेंटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशिया से दोस्तों। किससे? सिलिका और मैग्नीशियम से क्या निर्माण? मेंटल का दोस्तों। मेंटल का निर्माण किससे हुआ? सिलिका और मैग्नीशियम से दोस्तों। अतः इसे सीमा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं दोस्तों। देखिए, भूपट्टी यानी क्रस्ट का जो निर्माण हुआ सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ। अतः इसे क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सियाल कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और मेटल का निर्माण हुआ है सिलिका एवं मैग्नीशियम, अतः इसे सीमा परत भी कहते हैं। अतः क्या कहते हैं? सीमा परत दोस्तों। चलिए, भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है तो कौन है दोस्तों? ऑक्सीजन 46% है भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में दोस्तों। सिलिकॉन 27.72% है दोस्तों। और एल्युमिनियम 8.13% है दोस्तों। भूपट्टी के प्रचुर मात्रा में कौन कौन है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है दोस्तों, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है दोस्तों। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कहलाता है क्रोड दोस्तों। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? क्रोड दोस्तों। क्रोड का निर्माण हुआ दोस्तों निकेल एवं लोहा से दोस्तों। क्रोड का निर्माण निकेल और लोहा से, अतः इसे नीफे परत भी कहा जाता है दोस्तों। क्रोड का निर्माण हुआ निकेल और लोहा से दोस्तों, अतः इसे नीफे भी कहते हैं क्रोड का निर्माण। चलिए, ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कोनराड असंबद्धता दोस्तों। क्या कहलाता है? कोनराड असंबद्धता। ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कोनराड असंबद्धता दोस्तों। क्रस्ट और मेंटल का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है महो असंबद्धता। क्या कहलाता है? महो असंबद्धता दोस्तों। क्रस्ट और मेंटल का अलग करने वाले सीमा क्षेत्र कहलाते हैं महो असंबद्धता। और ऊपरी तथा निचले क्रस्ट के बीच घनत्व संबंधित भिन्नता कहलाती है कोनराड असंबद्धता दोस्तों। चलिए, मेंटल और कोर का अलग करने वाला सीमा क्षेत्र कहलाता है गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या कहलाता है? गुटेनबर्ग समझता। तो मेंटल और कोर का अलग करने वाले सीमा को क्षेत्र को क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता दोस्तों। देखिए, ऊपरी कोर एवं निचली कोर। ऊपरी कोर और निचली कोर का सीमा क्षेत्र कहलाता है दोस्तों लेहमैन असंबद्धता। क्या कहलाता है? लेहमैन असंबद्धता दोस्तों। ऊपरी कोर और निचली कोर के सीमा क्षेत्र कहलाता है लेहमैन असंबद्धता दोस्तों। पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ कहलाता है मैग्मा। पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। भूपट्टी का औसत घनत्व दोस्तों 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों। 2.7 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेमी क्यूब। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेमी क्यूब होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है दोस्तों यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा दोस्तों। देखिए, पृथ्वी को संपूर्ण बाह्य परत होता है स्थल मंडल। तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत दोस्तों क्या होता है? स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई दोस्तों 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट यानी नेपाल में दोस्तों। पृथ्वी स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई होती है 8,850 मीटर माउंट एवरेस्ट नेपाल में दोस्तों। स्थल मंडल की अधिकतम गहराई दोस्तों 11,022 मीटर दोस्तों। 11,022 मीटर। मरीना गर्त यानी प्रशांत महासागर में दोस्तों स्थल मंडल की अधिकतम ऊंचाई।
नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान। तो पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाला कठोर पदार्थ क्या कहलाता है? चट्टान, शेल कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है दोस्तों, तो ग्रेनाइट है। आग्नेय चट्टान के उदाहरण बेसाल्ट है, पेगामाइट है और डायोराइट है दोस्तों। कौन कौन है आग्नेय चट्टान के उदाहरण? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगामाइट, डायोराइट दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट से होता है। काली मिट्टी का निर्माण दोस्तों इससे होता है? बेसाल्ट चट्टान से होता है काली मिट्टी का निर्माण। तो बेसाल्ट चट्टानों से लोहा की मात्रा सर्वाधिक होती है काली मिट्टी में दोस्तों। किसकी? लोहा की मात्रा। अवसादित सेलों का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो सेलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं, अवसादी सेलों का निर्माण सेलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है दोस्तों। चूना पत्थर देखिए दोस्तों, चूना पत्थर जो है डोलोमाइट और बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमेरेट उदाहरण है दोस्तों, अवसादी चट्टान के उदाहरण है। चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, कोयला, कांग्लोमेरेट उदाहरण है अवसादी चट्टानों के दोस्तों। पेट्रोलियम पाया जाता है दोस्तों अवसादी चट्टानों। पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में दोस्तों पेट्रोलियम पाया जाता है। कायांतरित सेलों के उदाहरण देखिए, स्लेट हो गया कायांतरित सेलों का स्लेट, संगमरमर, शिस्ट और क्वार्जाइट और नीस। कायांतरित सेलों के उदाहरण कौन कौन? स्लेट है, संगमरमर है, शिस्ट है, क्वार्जाइट है, नीस है दोस्तों। नीस कायांतित रूप क्या होता है दोस्तों? ग्रेनाइट का। नीस किसका कायांतित रूप है? ग्रेनाइट का दोस्तों। नीस जो है कायांतित रूप किसका? ग्रेनाइट का। चलिए अब लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग यहाँ से विश्व भूगोल की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए देखिए, संगमरमर, संगमरमर कायांतित रूप है दोस्तों चूना पत्थर। किसका है? संगमरमर जो कायांतित रूप है इसका दोस्तों, चूना पत्थर का संगमरमर कायांतित रूप है दोस्तों। क्वार्जाइट का कायांतरित रूप क्या है दोस्तों? बलुआ पत्थर। क्वार्जाइट का कायांतित रूप क्या है? बलुआ पत्थर दोस्तों, क्वार्जाइट का। स्लेट रूपांतरित कायांतित रूप है दोस्तों सेलों का। स्लेट का रूपांतरित कायांतित रूप क्या है? सेलों का दोस्तों। ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है क्रेटर दोस्तों। ज्वालामुखी का उद्गार छिद्र क्या कहलाता है? क्रेटर दोस्तों। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है दोस्तों कोल्डोरो। कोल्डोरो क्या कहलाता है? कोल्डोरो। बड़े आकार वाले ज्वालामुखी उद्गार छिद्र कहलाता है कोल्डोरा दोस्तों। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ कहलाता है मेग्मा दोस्तों। मेग्मा जो लावा बनता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? मेग्मा। बाहर होता है तो लावा हो जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है कहलाता है धुआरे दोस्तों। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था में जो जलवाष्प निकलता है वो कहलाता है धुआरे दोस्तों। हजारों धुआरे की घाटी कहा जाता है अलास्का दोस्तों। हजारों धुआरे की घाटी कहा जाता है अलास्का, यूएसए में पड़ता है दोस्तों। यूएसए के कटमई पर्वत को कहते हैं दोस्तों। यूएसए के कटमई पर्वत को। प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? तो प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को कहते हैं प्रकृति का सुरक्षा बल दोस्तों। प्रकृति का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों अस्ट्रोम्बोली तथा एटना दोस्तों। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? अस्ट्रोम्बोली तथा एटना इटली का है दोस्तों। क्यूटोपैक्सी इक्वाडोर। क्यूटोपैक्सी कहाँ का? इक्वाडोर का दोस्तों। मोना लोआ हवाई द्वीप समूह अमेरिका का दोस्तों। मोना लोआ का हवाई द्वीप समूह अमेरिका का है। सक्रिय ये सब जो है दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन है? अस्ट्रोम्बोली तथा एटना इटली में पड़ता है और क्यूटोपैक्सी इक्वाडोर में और मोना लोआ दोस्तों हवाई द्वीप अमेरिका में पड़ता है दोस्तों। ये सब सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है दोस्तों अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। क्या कहलाता है? अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है अस्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अस्ट्रोम्बोली स्थित है दोस्तों लिपारी द्वीप पर। कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप पर दोस्तों अस्ट्रोम्बोली स्थित है, इटली में है। अस्ट्रोम्बोली स्थित है लिपारी द्वीप इटली में दोस्तों। प्रसुप्त ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा में स्थित है। कहाँ दोस्तों? फ्यूजियामा में, जापान में स्थित। प्रसुप्त ज्वालामुखी पूछ लिया जाए तो फ्यूजियामा जापान में स्थित है। विषुवत दोस्तों इटली में स्थित है। मेयन फिलीपींस में स्थित है। क्राकाटोवा दोस्तों सुंडा जलडमरू मध्य में स्थित है। प्रसुप्त ये सब जो है उदाहरण प्रसुप्त ज्वालामुखी उदाहरण है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शांत ज्वालामुखी देखिए, शांत ज्वालामुखी के उदाहरण कौन है दोस्तों? शांत ज्वालामुखी आपका हो जाएगा किलिमंजारो। कौन होगा दोस्तों? किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है, अफ्रीका में पड़ता है। और देखिए, कोह सुल्तान भी ईरान में पड़ता है। ये सब शांत ज्वालामुखी के हैं उदाहरण। कोह सुल्तान ईरान में, पोपा म्यांमार में है दोस्तों शांत ज्वालामुखी है। ये सब चिम्बर
राव चिम्बर राजो इक्वाडोर, ये सब शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है दोस्तों। देखिए किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों, क्या पूछा, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों क्यूटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी क्यूटोपैक्सी क्यूटोपैक्सी है दोस्तों। कहाँ का, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का, कहाँ का दोस्तों, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका का। नेक्स्ट देखिए विश्व का सबसे गहराई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी कौन है दोस्तों, एकागुआ है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत मृत ज्वालामुखी एकागुआ कहाँ का, एंडीज पर्वत का, तो कहाँ का, एंडीज पर्वत का दोस्तों। भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, अंडमान निकोबार में स्थित बेरम द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे, अंडमान निकोबार में स्थित बेरम द्वीप है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है अमेरिका के हवाई द्वीप में। कहाँ स्थित है दोस्तों, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। चलिए विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है दोस्तों, अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित किलायू, अमेरिका में हवाई द्वीप में स्थित किलायू में है दोस्तों। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी दोस्तों, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सिस्मोलॉजी। वह बिंदु जहाँ सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है कहलाता अधिकेंद्र, वह बिंदु जहाँ भूकंपीय केंद्रों सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का पता चलता है क्या कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, सिस्मोग्राफ दोस्तों, भूकंपीय तरंगों को मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ। फिर भूकंप की तीव्रता मापन किया जाता है दोस्तों रिएक्टर पैमाने स्केल पर, जो 1935 में खोज किया गया दोस्तों। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिएक्टर पैमाने स्केल पर, खोज 1935 में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों का पता चलता है सुनामी दोस्तों, सागरीय भूकंप से समुद्र में उत्पन्न विनाशकारी लहरों को कहा जाता है सुनामी दोस्तों। सुनामी किस भाषा का शब्द है दोस्तों, जापानी, किस भाषा का शब्द सुनामी, जापानी भाषा का शब्द दोस्तों। सुनामी किस भाषा का शब्द है, जापानी दोस्तों। भूकंपीय तरंग होती है 3 प्रकार की होती है, कैसी होती है, 3 प्रकार की दोस्तों, पी तरंगें होती है, एस तरंगें होती है, एल तरंगें। भूकंप तरंगें होती है 3 प्रकार दोस्तों, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग दोस्तों। प्राथमिक तरंग कहलाती है, प्राथमिक तरंग किसे कहते हैं हम लोग, एस तरंग को कहते हैं। पी तरंग को प्राथमिक तरंग, सॉरी दोस्तों, प्राथमिक तरंग किसे कहते हैं, पी तरंग को दोस्तों। धरातल तक सीमित होती है एल तरंग, धरातल तक ही सीमित होती है एल तरंग दोस्तों। कौन होती है, एल तरंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है पी तरंग दोस्तों। ठोस हो गया, तरल हो गया और गैस, ये तीनों माध्यमों से होकर गुजरती है कौन दोस्तों, पी तरंग गुजरती है, पी तरंग दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। केवल ठोस माध्यम से गुजरती है एस तरंग, केवल ठोस माध्यम से गुजरती है एस तरंग। सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगों की दोस्तों, सर्वाधिक गति आवृत्ति होती है पी तरंगों की दोस्तों। चलिए सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगों, सबसे कम गति आवृत्ति होती है एल तरंगों की दोस्तों। सर्वाधिक विनाशकारी होती है एल तरंग, सर्वाधिक विनाशकारी एल तरंग होती है। कौन होती है दोस्तों, एल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है, एल तरंग है दोस्तों। सबसे कम गति आवृत्ति वाला भी एल तरंग दोस्तों, सबसे कम गति आवृत्ति वह होती है एल तरंग, सर्वाधिक गति पी तरंग दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंग दोस्तों, कौन पर अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती है पी तरंग दोस्तों, कौन, पी तरंग। सर्वाधिक भूकंप आते हैं प्रशांत महासागर में, कहाँ आते हैं सर्वाधिक भूकंप, प्रशांत महासागर में दोस्तों। विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है दोस्तों अरावली है, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत अगर पूछा जाए तो अरावली है दोस्तों। पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं दोस्तों, ब्लॉक हैं, भ्रंशोत्स। पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं ब्लॉक, भ्रंशोत्स दोस्तों। पर्वत के प्रमुख प्रकार कौन कौन, ब्लॉक हैं, भ्रंशोत्स हैं, अवशिष्ट हैं, ज्वालामुखी, मोरदार और वलित है दोस्तों। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं सो देखिए, ब्लॉक पर्वत है दोस्तों सतपुड़ा जो है ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण भारत में स्थित है। अब ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में स्थित है, तो ये भी ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। वासेज फ्रांस में स्थित है। साल्ट रेंज जो है पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, ये भी आपका क्या है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। साल्ट रेंज जो है ये भी आपका ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण। सिएरा नेवेदा दोस्तों, सिएरा नेवेदा ये यूएसए में, ये भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है दोस्तों कौन, सिएरा नेवेदा है। कौन, विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत सिएरा नेवेदा है दोस्तों, कैलिफोर्निया यानी अमेरिका में स्थित है, कैलिफोर्निया के अमेरिका में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
ब्लॉक पर्वत के बीच धंसा भाग कहलाता है रिफ्ट घाटी। क्या कहलाता है? ब्लॉक पर्वत के बीच धंसा भाग जो होता है रिफ्ट घाटी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, विश्व का सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है दोस्तों जॉर्डन की नदी की घाटी। कौन है? जॉर्डन नदी की घाटी विश्व की सबसे लंबी घाटी है दोस्तों, जाम्बेली नदी पर स्थित है। देखिए, अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण देखिए, विंध्याचल और अरावली और यूराल है दोस्तों। ये सब कहाँ है? यूरोप में है। यूराल जो है यूरोप में पड़ता है। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण कौन कौन है? विंध्याचल पर्वत है, अरावली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वलित पर्वत के उदाहरण कौन है दोस्तों? हिमालय है। वलित पर्वत के उदाहरण जो है हिमालय है, भारत में पड़ता है। अल्पस दोस्तों यूरोप में पड़ता है। और रॉकी आपका उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज दोस्तों दक्षिण अमेरिका में एंडीज पड़ता है। ये सब क्या है? वलित पर्वत के उदाहरण है। हिमालय है भारत में, अल्पस यूरोप में, रॉकी उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिणी अमेरिका में दोस्तों। चलिए देखिए, ज्वालामुखी जो है दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत जो है आपका मोना हवाई द्वीप में। कहाँ है दोस्तों? मोना हवाई द्वीप में। अब विसुवियस दोस्तों ये इटली में। क्यूटोपैक्सी दोस्तों इक्वाडोर में है। अब फ्यूजियामा दोस्तों ये जापान में है। ये सब ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। मोना हवाई द्वीप, विसुवियस इटली में, क्यूटोपैक्सी इक्वाडोर में है दोस्तों। अब फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी तल पर विशिष्ट रूप से समान तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार। पृथ्वी तल का विशिष्ट रूप से समान तल से ऊंचा होता है कहलाता है पठार दोस्तों। संसार का छत कहलाता है पामीर का पठार। क्या कहलाता है? संसार पामीर का पठार दोस्तों। विश्व सबसे बड़ा पठार है तिब्बत का पठार दोस्तों। संसार का छत तो है पामीर का पठार, लेकिन सबसे बड़ा पठार पूछे तो तिब्बत का पठार हो गया। मृत घाटी है दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए में पड़ता है। मृत घाटी दोस्तों कहाँ पड़ता है? कैलिफोर्निया यूएसए दोस्तों। पंजशीर घाटी है दोस्तों, ये अफगानिस्तान में। कहाँ पे? पंजशीर घाटी कहाँ? अफगानिस्तान में दोस्तों। फिर देखिए, टेलर घाटी यानी मृत्यु की घाटी अंटार्कटिका में दोस्तों। अंटार्कटिका में टेलर की घाटी है दोस्तों। देखिए, सिलिकॉन वैली स्थित है दोस्तों कैलिफोर्निया में। कहाँ? सिलिकॉन वैली दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए में ये भी स्थित है। सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए दोस्तों। ग्रेट आर्टिजन बेसिन स्थित है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजन कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। देखिए, सहारा मरुस्थल स्थित है दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में। उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल स्थित है बोत्सवाना में दोस्तों, जो अफ्रीका में पड़ता है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना अफ्रीका में पड़ता है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। कहाँ पे? मंगोलिया दोस्तों चीन में पड़ता है। गोबी मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया में दोस्तों, जो चीन में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल गोबी है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल पूछे तो गोबी है दोस्तों। चलिए, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है दोस्तों? अटाकामा। शुष्क मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा है दोस्तों। अटाकामा स्थित है दोस्तों चिली में। कहाँ स्थित? चिली में, दक्षिण अमेरिका में। अटाकामा कहाँ स्थित है दोस्तों? चिली में, दक्षिण अमेरिका में। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है दोस्तों थार कहलाता है। एशिया का बंजर भूमि कहलाता है थार दोस्तों। एशिया का बंजर भूमि क्या कहलाता है? थार दोस्तों। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल कहलाता है थार दोस्तों। दक्षिण एशिया का बड़ा मरुस्थल थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है दोस्तों थार। ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहलाता है थार दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर स्थित है प्रशांत दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत दोस्तों। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है दोस्तों? प्रशांत है। विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत है और सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत ही है दोस्तों। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है दोस्तों अटलांटिक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक दोस्तों। सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। सबसे छोटा महासागर अगर पूछ लिया जाए तो आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है दोस्तों। अब प्रशांत महासागर प्रवेश द्वार पनामा है। प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार कौन सा है? पनामा नहर है दोस्तों। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहते हैं? हवाई द्वीप को, जो अमेरिका में है। प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, प्राचीन हम लोग बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है दोस्तों तो नेफोस्कोप कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप। सर्वाधिक वर्षा होती है विषुवत रेखा पर। कहाँ पे होती है सर्वाधिक वर्षा? विषुवत रेखा पे दोस्तों। विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है संवहनीय दोस्तों। कैसी होती है? विषुवतीय प्रदेश में वर्षा होती है संवहनीय। शीतोष्ण प्रदेश में वर्षा होती है चक्रवाती।
शीतोष्ण प्रदेश में वर्षा होती है, चक्रवाती। थल एवं समुद्री समीर बनाने का कारण है संवहन। थल एवं समुद्र समीर बनाने का कारण तो संबंध चक्रवात में होते हैं। केंद्र में निम्न दाब, चक्रवात में क्या होता है दोस्तों, केंद्र में निम्न दाब तथा बाहर की ओर उच्च दाब। केंद्र में निम्न दाब, केंद्र में होता है निम्न दाब और बाहर की उच्च दाब होता है चक्रवात में दोस्तों। देखिए आगे हम लोग, आयनवर्ती क्षेत्रों में उत्पन्न चक्रवात कहलाता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहलाता है। आयनवर्ती क्षेत्र में दोस्तों उत्पन्न चक्रवात क्या कहलाता है, आयनवर्ती दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली। विली विली चीन में टाइफून कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली, चीन में टाइफून, अमेरिका में हरिकेन। अमेरिका में क्या कहा जाता है दोस्तों, हरिकेन कहा जाता है। और भारत में चक्रवात। देखिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विली विली और चीन में टाइफून कहा जाता है और अमेरिका में हरिकेन। अब भारत में चक्रवात कहा जाता है। चलिए हम लोग, तो टारनेडो है दोस्तों उष्ण कटिबंधीय तूफान जो अमेरिका के कैरिबियाई सागर में उठते हैं। टारनेडो क्या दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो अमेरिका के कैरिबियाई सागर में उठते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हरिकेन उठते हैं दोस्तों अटलांटिक महासागर से। हरिकेन कहाँ से उठते हैं, अटलांटिक महासागर से हरिकेन उठता है दोस्तों। टाइफून कहाँ उठते हैं, प्रशांत महासागर में। टाइफून कहाँ उठते हैं, प्रशांत महासागर में टाइफून उठते हैं। पवन चलती है दोस्तों उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर क्षैतिज रूप से दोस्तों। पवन चलती है उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर क्षैतिज रूप से दोस्तों। फेरेट के नियम संबंध है दोस्तों पवन की दिशा से। फेरेट का नियम जो संबंधित है किससे दोस्तों, पवन की दिशा से। पछुआ पवन कहलाती है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पछुआ पवन चलती है पश्चिम से पूर्व की ओर दोस्तों। पछुआ पवन जो चलती है दोस्तों वो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। गरजता चलीसा प्रखर पचासा चीखता साटा कहा जाता है पछुआ पवन से दोस्तों। गरजता चलीसा प्रखर पचासा चीखता साटा कहा जाता है पछुआ पवन को दोस्तों। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब से दोस्तों। कहाँ से, उपोष्ण उच्च दाब से व्यापारिक पवनें चलती है जो क्षेत्र में 30 से 35 डिग्री से भूमध्य सागर की ओर होती है दोस्तों। व्यापारिक पवनें चलती है उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र 30 डिग्री से 35 डिग्री के भूमध्य सागर की ओर चलती है दोस्तों व्यापारिक पवनें। मिस्टल स्थानीय पवन स्पेन और फ्रांस के मध्य चलती है। मिस्टल स्थानीय पवन कहाँ चलती है दोस्तों, स्पेन और फ्रांस का बीच दोस्तों। ये मेस्ट्रेल होगा दोस्तों। स्थानीय पवन उत्तरी इटली में चलती है। कहाँ पे, उत्तरी इटली में दोस्तों। मिस्टल स्थानीय पवन स्पेन और फ्रांस में और मेस्ट्रेल स्थानीय पवन उत्तरी इटली का है दोस्तों। हरमट्टन पवन चलती है कहाँ, सहारा रेगिस्तान में हरमट्टन चलती है। कौन सा चलती है दोस्तों, सहारा रेगिस्तान में हरमट्टन चलती है, हरमट्टन। सिमुक पवन चलती है दोस्तों अरब सागर में। सिमुक कहाँ चलती है, अरब सागर में सिमुक पवन चलती है दोस्तों। नार्वेस्टर चलती है न्यूजीलैंड के गर्म शुष्क पवन है दोस्तों। नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड के गर्म शुष्क पवन है। लू है दोस्तों उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन है। लू क्या है, उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन है। ब्लैक रोलर है धूल भरी आंधी और अमेरिका में चलती है दोस्तों। ब्लैक रोलर धूल भरी आंधी अमेरिका में चलती है। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है दोस्तों वेलिंगटन। पछुआ पवन के मार्ग में पड़ने वाली एकमात्र राजधानी है वेलिंगटन जो न्यूजीलैंड में स्थित है दोस्तों। ब्लीज्ड है दोस्तों बर्फ के कणों से युक्त झंझावट है दोस्तों। ब्लीज्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, बर्फ के कणों से युक्त झंझावट ब्लीज्ड। नार्वेस्टर है दोस्तों भारत में चलने वाली स्थानीय पवन है नार्वेस्टर। अन्य नाम काल बैसाखी है दोस्तों। नार्वेस्टर कहाँ चलती है दोस्तों, भारत में चलने वाली स्थानीय पवन को नार्वेस्टर कहते हैं दोस्तों। इसका अन्य नाम काल बैसाखी भी है दोस्तों। 0 डिग्री विषुवत रेखा और 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है दोस्तों डोल्ड्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, डोल्ड्रम यानी शांत कटिबंध कहलाता है। देखिए दोस्तों 0 डिग्री विषुवत रेखा से 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहलाता है डोल्ड्रम या शांत कटिबंध दोस्तों। विश्व के सबसे बड़े और घने वन मिलते हैं अमेजन बेसिन में। तो विश्व के सबसे बड़े और घने वन अमेजन बेसिन में दोस्तों कहाँ पड़ता है, ब्राजील के पास है दोस्तों। कहाँ, ब्राजील के पास। शंकुधारी वन पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। शंकुधारी वन कहाँ, शीतोष्ण क्षेत्र में तो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। धरातल का समतल या निम्न भूभाग मैदान कहते हैं। धरातल या समतल या निम्न भूभाग क्या होता है दोस्तों, मैदान था।
चूने पत्थर से निर्मित मैदान होते हैं कास्ट मैदान। तो क्या कहते हैं उसे? कास्ट मैदान, चूने पत्थर से निर्मित मैदान को। हवा द्वारा उड़कर लाए गए मिट्टी या बालू के कणों से निर्मित मैदान को कहते हैं लुईस मैदान। तो हवा द्वारा उड़कर लाए गए मिट्टी या बालू के कणों से निर्मित मैदान को लुईस मैदान कहते हैं। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा कहलाती है विषुवत रेखा। पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विषुवत रेखा दोस्तों। विषुवत रेखा 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय। क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का भाग कहलाता है उष्णकटिबंधीय दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 30 डिग्री और 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। तो क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंध। क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध दोस्तों। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंध दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय दोस्तों। 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय दोस्तों। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है प्रेरी दोस्तों। उत्तरी अमेरिका और कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहता है? प्रेरी दोस्तों कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एशिया यूरोप यानी यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है स्टेपीज। एशिया यूरोप यानी यूरेशिया में फैले शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपीज दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को कहा जाता है दोस्तों सवाना। अफ्रीका में स्थित उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना दोस्तों। अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहता है? बेल कहता है। क्या कहता है? बेल। तो अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदान को बेल कहते हैं। अर्जेंटीना ने दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है पंपास। अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास दोस्तों। पंपास अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। तो अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है पंपास। अर्जेंटीना का हृदय क्या कहलाता है? पंपास दोस्तों। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। तो सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना है दोस्तों। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना है।